हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दैट इफ यू आर अ बिगिनर एस्पिरेंट, अगर मैं आज एक बिगिनर एस्पिरेंट होती सीआईबी के लिए तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती, कैसे मैं स्क्रैच से स्टार्ट करके जल्दी से जल्दी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाती। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एज एन एस्पिरेंट मैं अगर आज स्टार्ट करती तो मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में जानती, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट सोर्स क्या है प्रेपरेशन के लिए, मैं स्टडी प्लान कैसे बनाती और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स जो है मैं आपको देना चाहूंगी एज एन एस्पिरेंट। ओके, तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज करनी है। इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको ई बुक्स का लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स जब फिल करेंगे तो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 3 ई बुक्स। एक आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट, फिर आपको मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप इन फाइल्स को डाउनलोड करके अपनी जो प्रेपरेशन है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीआईबी की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी मैं किसी भी एग्जाम के बारे में सोचती हूँ या आप भी सोचते हैं, तो हमें एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो पता होना चाहिए कि पेपर है क्या। तो यहाँ पे जो सीआईबी है उसमें आपके 4 कंपलसरी पेपर्स रहते हैं और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है उसमें एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल है। फिर एक आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना होता है। कौन से इलेक्टिव्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको ये मेंशन किए हैं, एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल, इसी सीक्वेंस में आपका पेपर भी रहते हैं। तो अब हर एक सब्जेक्ट का जब पेपर होता है तो 100 मार्क्स रहते हैं और 100 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट के, और आपको 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना होता है। सो यू नीड टू हैव अ गुड स्पीड पेपर अटेम्प्ट करने की। बाय एनुअल है, यानी कि सीआईबी का पेपर है साल में 2 बार होता है। एक अराउंड जून होता है और एक दिसंबर में आपका पेपर रहता है। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो कि कब आपको पेपर देना है। अभी नेक्स्ट दिसंबर में पेपर होगा। ठीक है, तो अब 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वैसे तो मल्टी स्टेटमेंट होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, केस स्टडी बेस्ड भी होते हैं। और जेआईबी और सीआईबी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सीआईबी के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा कि एक कंपनी में कितने विमेन डायरेक्टर का होना कंपलसरी है डैश। तो आपको 1 2 जो भी आंसर आपको टाइप करना है। ओके, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आ जाते हैं जहां पे कोई भी ऑप्शन मेंशन नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करनी है। पेपर ऑनलाइन मोड में रहेगा। जब आप पेपर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में से आपको ऑप्शन चूज करना रहता है। और पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाता है तो इस पेपर को क्वालिफाई करना विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज ऑलरेडी सीआईबी काफ़ी एक डिफिकल्ट पेपर है अगर आप स्पेशली अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एमसीक्यूज रहते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो ये पेपर है ये 3 शिफ्ट्स में रहता है। मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट है? जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपको आपकी शिफ्ट का पता लगता है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट सुबह 8:30 टू 10:30, फिर 11:15 टू 1:15, 2 to 4 आपके 3 शिफ्ट रहते हैं। आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बेसिक बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे कैब करना है और यहाँ पे ऐसे पेपर होता है। अब ऑब्वियसली अगर आप एक बैंकर हैं तो यू अंडरस्टैंड कि जो सीआईबी है उसको क्वालिफाई करने पे आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है, प्लस आप प्रमोशन के लिए जल्दी जो है एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये जो मोटिवेशन रहेगा ना मेरे माइंड में, किसी के लिए मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जैसे कि जो प्रेस्टीज आता है सीआईबी क्वालिफाई करने पे वो इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर हाईली मोटिवेटेड तो आप प्रेपरेशन भी अच्छे से ही करेंगे। अगर ऐसी कि ठीक है वो पेपर दे रहा है मैं भी दे देता हूँ, देन यू वोंट बी मोटिवेटेड, यू वोंट प्रिपेयर वेल। तो वो सही मोटिवेशन एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, यानी कि 2 दिन जोश चढ़ गया देन
कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। नो, दिस पेपर कैन नॉट वर्क लाइक कि जैब में आप फिर भी एंड में कुछ लोग पढ़ के क्वालिफाई कर लेते हैं, बट इन सीआईबी दैट इज नॉट पॉसिबल। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में सारे पेपर एक साथ देते हैं तो आपके अगर हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 स्कोर है और ओवरऑल आपका एग्रीगेट अगर 50% बनता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पेपर में 45 से नीचे जाते हैं तो फिर आपके वही सब्जेक्ट्स क्वालिफाई माने जाएंगे जहां पे आपने 50 स्कोर किया है। मान लो मेरे एक सब्जेक्ट में 45 हैं, एक में 46, एक में 70, एक में 75, इलेक्टिव में मेरे हैं 61। तो मिनिमम हर सब्जेक्ट में 45 है, ओवरऑल मेरा स्कोर 50% से ज्यादा ही बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 45 की जगह 44 होता तो फिर मेरे सिर्फ ये 3 पेपर क्वालिफाइड होते, क्योंकि यहाँ पे मेरा 50 से ज्यादा स्कोर है। ये पेपर मुझे दोबारा देने पड़ेंगे और इनमें 50 मुझे स्कोर करना ही करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक पासिंग क्राइटेरिया है। लेकिन जो लोग एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं तो वहां पे एक होता है फर्स्ट क्लास पास और एक फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। अगर आप अपने फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट में जाके पेपर देते हो, 60% या उससे ज्यादा एग्रीगेट स्कोर करते हो और हर सब्जेक्ट में पास होते हो तो आपको फर्स्ट क्लास पास माना जाता है। और अगर आप हर सब्जेक्ट में कम से कम 60% मार्क्स लेते हो, ओवरऑल आप 70% से ज्यादा स्कोर करते हो, तो फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन रहता है। तो अब अगर आप आईबीएफ की वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो वहां पे जो लोग टॉप कर रहे हैं उनका नाम विद देयर फोटोग्राफ वहां पे आईबीएफ की वेबसाइट पे मेंशन होता है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है कि जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन्हें आईबीएफ रिकॉग्नाइज कर रहा है। उनकी वेबसाइट पे उनका नाम विद फोटोग्राफ मेंशन होता है, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। ठीक है। अब आपको इस एग्जाम के लिए सिलेबस भी पता होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पेपर की बात करते हो तो सिलेबस तो पता होना चाहिए। सिलेबस कहाँ से मिलेगा आपको? iibf.org.in पे आपको इसका सिलेबस मिलेगा। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे आप IIBF सर्च करेंगे। सिर्फ IIBF आपको सर्च करना है। यहाँ पे आप के सामने ibf.org.in का यहाँ पे लिंक आ जाता है, वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको एग्जाम एंड कोर्सेज पे जाना है। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में, फ्लैगशिप कोर्सेज में आपको CIB मिलेगा। नो मोर पे क्लिक करिए। तो अभी आप यहाँ पे ही नीचे मूव करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको रूल्स एंड सिलेबस फॉर कैब, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी एग्जाम के रिलेटेड हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी आप डाउनलोड करें तो आपकी प्रिपरेशन के लिए सही रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे पता लग गया कि इस एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है पास होने का, क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पेपर, मैं क्यों मोटिवेटेड हूँ इस पेपर को देने के लिए। मुझे वो बेसिक चीजें पता लगी कि हाँ मुझे फॉर्म फिल करना है, पेपर जो है इस तारीख को है और मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब मैं सब कुछ पढ़ लूँ या सब चीज पे सेम एम्फेसाइज करूं, या फिर जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे एम्फेसाइज करूं? तो देखो मुझे पता है कि 6 दिसंबर से पेपर स्टार्ट है। ठीक है, पूरा दिसंबर मेरा पेपर देने में निकल जाएगा। तब मैं नई चीजें नहीं उठा सकती। अभी मेरे पास 4 महीने से ज्यादा का समय है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर प्लस जुलाई के भी कुछ दिन बचे हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छे से इन महीनों को इस्तेमाल करना है। तो सब कुछ पढ़ लूं या जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करूं और जो कम इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लूं? सो वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगी, है ना? क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे घर का भी काम करना है, मुझे अपने फैमिली को भी टाइम देना है ना? तो डिवाइड एंड रूल इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, वो मेन, और उसके बाद मेरे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में। एक सबसे क्रिटिकल, कि ये तो टॉपिक्स भाई मैं छोड़ के जा ही नहीं सकती हूँ, ये मॉड्यूल, क्योंकि हर सब्जेक्ट ना 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। कुछ जो आपके इलेक्टिव्स है वहां पे 5 मॉड्यूल भी हैं। तो मुझे पता है कि यार चारों मॉड्यूल तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। कोई मॉड्यूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई मॉड्यूल है ठीक ठाक इंपॉर्टेंस का है, और कोई मॉड्यूल है जिसमें से हार्डली क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे डिवाइड करना है, उसी हिसाब से मुझे अपना टाइम देना है। तो अगर मैं एबीएम की बात करूं, जो आपका पहला पेपर रहता है, उसमें ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सी मॉड्यूल उससे कम और डी मॉड्यूल लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बोल रही हूँ लीस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ के चले जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ अपना टाइम आप डिवाइड कैसे करोगे। ठीक है। तो अब आपको सब कुछ तो पढ़ना है, एक बार तो आप सब कुछ, आपको आइडिया सब चीज का होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एकदम आपके
खून में रच बस जाने चाहिए वो वाले टॉपिक्स कि ये तो कुछ भी पूछ लो मुझे आता होगा। तो एबीएम में आपके कौन से मॉड्यूल में से क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा कि जब मेरे को ए मॉड्यूल पढ़ना है तो मेरे को ये चीजें जरूर करनी है। ए मॉड्यूल एबीएम का स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। जो मॉड्यूल बी है आपका, वो आपका एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इट्स क्वाइट एन इजी मॉड्यूल। प्लस अगर आप एबीएम का बी मॉड्यूल अच्छे से पढ़ते हैं, तो अगर आप एचआरएम इलेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं मॉड्यूल बी के। फिर ये मॉड्यूल है सी के, जिसमें आपका क्रेडिट मैनेजमेंट वगैरह है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जो लोग स्पेशली लोन्स वगैरह में क्रेडिट में डील करते हैं बैंक्स में, दे विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड दे विल ऑल्सो लाइक स्टडिंग अबाउट इट, दे माइट हैव नॉलेज ऑल्सो अबाउट दिस थिंग। ठीक है, फिर डी मॉड्यूल है, इसमें आपका ऑडिट वगैरह से रिलेटेड है। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। जो आपका ए मॉड्यूल है, सी मॉड्यूल है, उसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जैब के जैसे छोड़ नहीं सकते, कैब में आपको न्यूमेरिकल करना ही करना है। लेकिन डी मॉड्यूल इज थ्योरेटिकल। ठीक है, तो आपको जब पढ़ाई करनी है तो इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। फिर आता है बीएफएम। अगर आप बीएफएम को एक महीने से कम का समय देते हो तो बात नहीं बनेगी। बीएफएम इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन सीआईबी। नॉट इम्पॉसिबल ऑब्वियसली, कि इसको पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ, तसल्ली से, कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ के बात नहीं बनेगी। इट्स इंटरेस्टिंग इफ यू स्टडी इट वेल। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते तो आप बोलोगे कि यार ये क्या है सब्जेक्ट, है ना, कि क्या टेक्निकल चीजें दे रखी, क्या होता है हेजिंग, क्या होता है डेरिवेटिव्स। बट इफ यू स्टडी वेल, यू विल डू वेल। ए और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, देन डी एंड देन सी। अब इसमें भी सबसे क्रिटिकल क्या है बीएफएम में, अगेन आपको हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट है, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज की बात है, जो आपका मॉड्यूल ए है। ठीक है, काफी टेक्निकल चीजें हैं इसके अंदर, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ए मॉड्यूल इजी लगने लग जाता है। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। थोड़ा फेमा वगैरह है, जिसमें आपको कुछ चीजें समझ के याद भी करनी पड़ेंगी, बट समझने वाली चीजें ज्यादा है बीएफए में। देन वी हैव मॉड्यूल बी, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको कुछ टेक्निकल चीजें ही देखने को मिलेंगी। सो यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू बीएफएम सब्जेक्ट। देन यू हैव योर मॉड्यूल सी, अगेन टेक्निकल ही है मॉड्यूल सी। ये उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्क्रीन पे, डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट्स। देन मॉड्यूल डी, अगेन कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं, रिस्क एग्रीगेशन, कैपिटल एलोकेशन, एनपीएस, बेसल नॉर्म्स। ठीक है, तो समझने वाली चीजें हैं। अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करते हैं या आप सिर्फ रीड करने की कोशिश करते हैं, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, देन एबीएफएम की बात करें, सी और डी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, देन बी एंड देन ए। आई वुड से कंपेयर टू बीएफएम इट इज कंपेरेटिवली इजियर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, देखिए जो ए मॉड्यूल है ना, इट्स वेरी इजी। जो आपका ए मॉड्यूल रहेगा, आई थिंक इट शुड नॉट टेक मोर देन अ वीक, इट्स वेरी इजी, और काफी स्कोरिंग भी है ये। ठीक है, बट अगेन इट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। बट इसको अगर आप कवर करेंगे ना, तो इसमें से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, आप 10 के 10 आंसर कर पाएंगे, इट्स वेरी इजी। देन मॉड्यूल बी जो है, यहाँ पे फिर हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है। लेवरेजेस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। कैश फ्लो थोड़ा टेक्निकल है, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, रिस्क एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये वाली चीजें हैं, नॉट डिफिकल्ट इफ यू अंडरस्टैंड। कंपेयर टू बीएफएम काफी इजी रहेगा आपके लिए। देन मॉड्यूल सी जो है, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल, टैक्सेशन की रिगार्डिंग चीजें हैं, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है। तो अगेन थोड़ा सा टेक्निकल, बट यू विल बी एबल टू डू इट समझ के। द होल कैब सिलेबस इज समझ के करेंगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ठीक है, और समझने का टाइम तभी है, जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अगर आप। फिर वेंचर कैपिटल क्या होता है, स्टार्टअप पॉलिसीज क्या हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटीज, इजी मॉड्यूल है ये थोड़ा सा। तो ए मॉड्यूल इज इजी, सबसे इजी। डी मॉड्यूल इज स्लाइटली इजियर एज कंपेयर टू बी एंड सी मॉड्यूल। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रैंडमली दे हैव एडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेयर, साइबरनेटिक्स। तो आपका सारे मॉड्यूल चल रहे थे, एंड देन सडनली डी मॉड्यूल में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबरनेटिक्स और लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डाल दिया। तो एकदम से
पलट गया सिलेबस यहाँ पे, बट थेरेटिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड. देन BRBL. BRBL आई वुड से शुड बी द इजीएस्ट, स्पेशली अगर आपको सेक्शंस वगैरह याद करना इजी रखता है. देयर इज नो न्यूमेरिकल, बहुत ही हार्डली कोई एक आधा कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है, बट इट्स अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. सी और डी मॉड्यूल आपका 70% वेटेज कैरी करता है, क्योंकि चैप्टर्स भी इसी में ज्यादा हैं, है ना. ए और बी में तो 7-7 चैप्टर है, हर एक में से एक एक दो दो क्वेश्चन आ भी जाएं तो भी कितने ही क्वेश्चन आ जाएंगे, 7, 14 यहाँ से 14 यहाँ से, तो 28 ही क्वेश्चन आ सकते हैं ना, बाकी पूरा पेपर सी और डी मॉड्यूल से. ठीक है, तो आपको करके सब कुछ जाना है, लेकिन सी और डी मॉड्यूल को ज्यादा वेटेज देनी है. तो जो मॉड्यूल ए है, इसमें एक्ट्स के आरबीआई के पास क्या पावर है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या पावर है, बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन, एनबीएफसीज, और इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, नरसिम्हन कमेटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है. ये लग रहा है बहुत सारे टॉपिक्स है, बट दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स. बी मॉड्यूल जो है, इसमें भी आपको, वैसे तो पूरा जो बीआरबीएल सब्जेक्ट है ये एक्ट्स ही हैं, आरबीआई एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट्स ही हैं, लेकिन नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सी मॉड्यूल जो है, इसमें सबसे जो बड़ा चैप्टर है वो है सरफेसी एक्ट का. ठीक है, 17 A B C D E F ऐसे करके पूरा सरफेसी एक्ट है. देन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, ये वाली चीजों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है. एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, फिर मॉड्यूल डी की अगर हम बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, ये आपको मेन चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. ओके, तो ये आपका हो गया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. देन वी हैव इलेक्टिव्स. इलेक्टिव्स में वी हैव 5 ऑप्शंस: रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग. अब यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, आईटी इज डिफिकल्ट. अगर आप आईटी से हैं देन इट वुड बी हेल्पफुल कि आप ये इलेक्टिव चूज करें, बट मोस्टली पीपल चूज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट. पीपल इजिली स्कोर 70 मार्क्स इन दिस. कुछ लोग सेकंड जो पॉपुलर है दैट इज रूरल बैंकिंग. जो लोग आरबीआई में जाना चाहते हैं या आरबीआई में हैं, फॉर देम सेंट्रल बैंकिंग कुड वर्क, बट द मोस्ट पॉपुलर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि वो जो 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं वही इतना टाइम लेते हैं. तो अगर आप इलेक्टिव भी मुश्किल चूज कर लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट चूज कर लिया, देन यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस ऑल्सो. सो आई वुड रेकमेंड कि चूज वन ऑप्शन इज कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चूज करो, या जो आपके करियर गोल्स के साथ अलाइन करता है उसको चूज करो. बट इफ यू हैव नो प्रेफरेंस व्हाटसोएवर, गो फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज वो इजी है. ठीक है, तो वील टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. उसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, सी और बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, देन डीएनई, देन ए. अब जो लोग एबीएम पढ़ के आएंगे उसका जो मॉड्यूल बी है वो एचआरएम से रिलेटेड है, तो दैट नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प हेयर ऑल्सो. अब एचआरएम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर मॉड्यूल ए. नथिंग टेक्निकल, ठीक है, बेसिक्स हैं. देन मॉड्यूल बी, अगेन परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है. मॉड्यूल सी जो है, मैनेजमेंट में मोटिवेशन थ्योरीज क्या है, लर्निंग प्रोसेस, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग अगर हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं. मॉड्यूल डी स्लाइटली टेक्निकल, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, सिक्योरिटी लॉज के बारे में पढ़ना पड़ता है. बाकी 3 मॉड्यूल से ये थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा. मॉड्यूल ई जो है, अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स वगैरह है, तो इट्स इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. एंड अगर वो 4 सब्जेक्ट जो आप कंपलसरी पढ़ने के बाद इस पे आते हो तो आपको इजी ही लगेगा ये. अगेन, जिन लोगों का कोई प्रेफरेंस नहीं है दे शुड गो फॉर एचआरएम बिकॉज कम समय आपको देना पड़ेगा, 15 दिन में भी आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं विद द राइट सोर्सेज. ठीक है, तो अब मैंने प्रिपरेशन में क्या किया, सारा पैटर्न समझ लिया, क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लिया. अब हमें पढ़ाई करनी कहाँ से है, क्या हमें कोर्स लेना चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए. देखिए, एक फिट नहीं हो सकता सबके लिए. आपका नॉलेज लेवल कहाँ पे है, क्या आपने पहले कैप का पेपर दिया है, क्या आपने पहले अच्छे से पढ़ाई की है, क्या आप एक बिगिनर हो, आपके पास समय कितना है, आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा है, बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, तब आप डिसाइड कर पाओगे. अब यहाँ पे ना देखो, आप क्या क्या चूज कर सकते हो. वन, आप जो मैकमिलन की बुक्स हैं वो आप चूज कर सकते हो, ऑब्वियसली यहीं से आपका मेनली पेपर बनता है. ठीक है, लेकिन द थिंग इज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू देम, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी. जो नहीं समझ आता फिर गूगल सर्च करना पड़ेगा, तो टाइम लगता है. दूसरा है यूट्यूब.
यूट्यूब में इवन हमारी भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कैब ऑन द गो सीरीज है, जहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा देंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों सोर्सेज में क्या दिक्कत है, कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है ना। आपको नोट्स अलग से हो सकता है बनाने पड़े, लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है, आपको ब्रश अप करना है या आपको बेसिक अपनी नॉलेज बढ़ानी है, यूट्यूब इज गुड, ठीक है। आपको अगर खुद से पढ़ने का शौक है, खुद की डेडलाइंस बनानी है, बुक्स आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ना एक जगह पे सब कुछ मिल जाए, देन यू कैन गो फॉर अ गुड कोर्स, कि जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, आप वो भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइम कंस्ट्रेंट प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली जो बैंकर्स हैं, दे आर नॉर्मली टाइम कंस्ट्रेंट, सो दे कैन गो फॉर अ कोर्स, जहाँ पे उनको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, उनको खुद से कहीं माथा नहीं लगाना, उनको बस पढ़ना है। अच्छा सोर्स चूज करिए, ठीक है। किसी ने वहां से कोर्स लिया मैं भी ले लूँ, नहीं। ऑलवेज गो फॉर अ डेमो कोर्सेज, और ऑलवेज आस्क देम फॉर अ डेमो, और हमेशा उनका यूट्यूब चैनल वगैरह देखिए कि क्या उनका टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है। ओनली देन स्पेंड मनी, इट्स योर हार्ड अर्नड मनी। तो आप ऐसी जगह से कोर्स लीजिए जहां से आपको फिर वो एक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। अब इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे लिए अ कोर्स वुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता है, ट्रैवल टाइम भी होता है, फिर कम समय है, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढूं मैं टारगेटेड पढूं, तो आई वुड गो फॉर अ कोर्स, ठीक है। तो हाइब्रिड अप्रोच भी चल सकता है कि मैंने खुद चीजें बुक से पढ़ ली, है ना। हो सकता है मैंने अगले साल पेपर देना है जून जुलाई में, तो हो सकता है कि अभी मैं बुक से पढ़ना शुरू कर दूं, लेटर ऑन आई कैन गो फॉर अ टेस्ट सीरीज और अ रिवीजन कोर्स, कोई क्रैश कोर्स ले लूं बाद में। So it depends upon what is your requirement. Do you have 3-4 months only? Go for a course. If you are going to give the paper next year, you can go for the books and later join a test series or a crash course for revision. तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आईबीएफ की जो बुक्स है प्लस आप फ्री यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हैं, एंड में टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, क्योंकि बुक्स में उतना जो है क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हैं। अब आपको अगर कोर्स लेना है तो कोर्स कहाँ से मिलेगा? तसल्ली से बैठ के अलग अलग वेबसाइट सर्च करिए, सबके डेमोज लीजिए, ठीक है, उनके यूट्यूब चैनल्स देखिए, और जो टीचर्स आपके साथ क्लिक करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ क्लिक करती है, उनको आप चूज करिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बार बार बोलते हैं कि एडुटैप अपना कोर्स कब लेके आएगा। सो अगस्त फर्स्ट वीक में हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो अभी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी जो ऑन द गो सीरीज है कैब के लिए, उसको फॉलो करना शुरू करिए। 3 अगस्त को हमारा जो कोर्स है, अब मैंने आपको डेट भी दे दी है, 3 अगस्त से हमारा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर द कोर्स, ठीक है। जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चूज करिएगा। नेक्स्ट, अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अभी से स्टार्ट करनी है, आपकी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। इवन अगर आप कोर्स भी ले लेते हैं ना, तो कोर्स लेने से क्या हो जाएगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, वीकली प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आपको वीकडेज पे 1-1 घंटा पढ़ना है, वीकेंड्स पे 2-2 घंटा पढ़ना है। तो वीकडेज यानी कि आपका 5 घंटे वहां पे हो गए, और यहाँ पे 4 घंटे, ये तो 9 घंटे बेयर मिनिमम है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और ये तो तब है अगर आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो समय लगता है, देन ऑब्वियसली वीकेंड्स पे या जब भी कोई छुट्टी आए आपको समय बढ़ाना ही पड़ेगा। ये तो बेयर मिनिमम है, 9-10 घंटे पढ़ना, बेयर मिनिमम। लेकिन ये एकदम कंस्ट्रक्टिव ही नहीं कि 2 मिनट पढ़ा फिर फोन चला लिया, फिर 2 मिनट पढ़ा फिर फोन चला लिया, देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है। और ये तो अगर आप कोर्स लेते हैं 9-10 आवर्स वुड बी गुड फॉर यू, बट इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग देन इट विल डिपेंड आपका रीडिंग स्पीड कैसा है, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, तो आपको समय बढ़ाना पड़ सकता है, ये बेयर मिनिमम है, ठीक है। और ऐसा नहीं करना है कि मैं वीकेंड पे 8-10 घंटे पढ़ लूंगा, सैटरडे 8 घंटे लगा लिए, संडे 8 घंटे लगा लिए, वीकडेज पे छुट्टी मारूंगा, नहीं पढ़ाई करूंगा, नहीं। स्मॉल स्टेप्स आर बेटर, नहीं तो बर्न आउट हो जाओगे। अगर आप मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में जान लगा रहे हो, सैटरडे संडे दिन रात पढ़ रहे हो, आप बर्न आउट हो जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़िए, वीकेंड्स पे थोड़ा सा जोर लगा लीजिए, एंड कुछ कुछ दिन बाद खुद को रिवॉर्ड करिए कि आज मैं ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पेपर, सो आई नीड योर सपोर्ट। योर फैमिली सपोर्ट इज गोइंग टू बी एवरीथिंग इन योर सीआईबी जर्नी, ओके। अब कुछ गलतियां हैं जो हमें इग्नोर करनी है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इलेक्टिव इग्नोर कर देते हैं।
मैं भी जब भी कैब के बारे में सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में वो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। मैं एचआरएम, रूरल बैंकिंग के बारे में सोचती नहीं हूँ। सो इग्नोरिंग योर इलेक्टिव इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक, बिकॉज़ 5 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद ही कैब होगा ना। 4 क्वालीफाई कर लिए, इलेक्टिव नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। फिर कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट को ओवर स्टडी करते रहते हैं कि बीएफए में तो बीएफएम ही पढ़ते जा रहे हैं 2-2 महीने, एबीएफए में तो वही पढ़ते जा रहे हैं। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। ओके? उसके बाद मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करना। क्या आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम पेपर आता था पर 2 घंटे में कंप्लीट नहीं हुआ। डोंट डू दैट मिस्टेक। पीवाईक्यूज इग्नोर मत करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कैसा आ रहा है पेपर, पुराने एनालिसिस की वीडियोस देखो कि कैसा आ रहा है पेपर। ओनली देन यू कैन मेक द राइट डिसीजन। अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन अगर आप करोगे ना तो बात नहीं बनेगी। और ऐसे लोगों की बात मत सुनो जो बोलते हैं अरे हाय क्या आप तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। नो, डोंट गो फॉर द नेगेटिव पीपल। जो लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं ना कि हाँ यार तुम कर लोगे, उनके उनको अपने आसपास रखिए। ठीक है, फेक कॉन्फिडेंस नहीं लाना, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी शुड बी देयर कि हाँ यार मैं कर लूंगा। लेकिन समय से तैयारी आपको शुरू करनी है। तो कम से कम 4 महीने आपको देने के, पहले 1-2 महीने फाउंडेशन बिल्ड करो, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और आखिरी के महीनों में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और मॉक टेस्ट ही देते रहो कि 2-2 घंटे के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, 100-100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये आपकी टाइमलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। पेपर पे भी लिख के लगा के रख लो अपने रूम में कि मेरे को कैब के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी जो मैं खुद भी मैं फॉलो कर दी। एक तो सिंगल सोर्स फॉलो करो। ये भी यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। बुक्स भी ले लेते हैं कुछ लोग, पहले बुक्स भी ले लेते हैं, फिर कोर्स भी ले लेते हैं, फिर टेस्ट सीरीज कहीं से ले लेते हैं। रायता नहीं फैलाना है। लिमिटेड जगह से पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। सिंगल सोर्स को ट्रस्ट करो। पीवाईक्यू जरूर देखो कि कैसा पेपर आ रहा है ना। उसके बाद कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो। आज वीडियो देख ली, बहुत जोश चढ़ा लिया, फिर कल फिर शांत हो गए, नहीं। कंसिस्टेंसी, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, तो वो आपको फॉलो करना है। देन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जो मैंने आपको बताए हैं, प्लीज डोंट इग्नोर दैट। अगर मॉड्यूल सी और डी बीआरबीएल में इंपॉर्टेंट है और आप ए और बी ही पढ़े जा रहे हो तो कैसे होगा पेपर क्लियर। सो यू नीड टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी। उसके बाद रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 100% सिलेबस पढ़ लिया, रिवाइज नहीं किया, तो मेरा पेपर क्लियर होने के चांस उतना नहीं है जितना तब है कि मैंने 70% सिलेबस किया लेकिन 2 बार रिवाइज कर लिया। दैट विल गिव मी अ ग्रेटर चांस ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको फॉलो करनी है। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको काम आएगी कि जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सबसे पहले एग्जाम के बारे में जान लो। पता तो हो कि कहाँ पहुंचना है। अगर आपको रास्ता पता होगा कि ये मंजिल है, ये मंजिल है, यहाँ पहुंचना है, तो ये सड़क पकड़नी है। ऐसी सड़क पकड़ के निकल जाओगे, कहीं कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, तो बात नहीं बनेगी। तो पहले एग्जाम को समझो, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो, कहाँ से पढ़ना है वो समझिए, देन यू विल श्योरली सक्सीड। ठीक है, तो अभी आप हमारी ऑन द गो सीरीज फॉलो कर सकते हैं। कोर्स भी हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। एंड थैंक यू बीइंग सो पेशेंट एंड आस्किंग कि कब लॉन्च होगा, बट 3 अगस्त लॉन्च होगा ही होगा। ठीक है, तब तक आप हमारी यूट्यूब जो सीरीज है वो फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। hello@edutab.co.in पे आप मेल कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। गुड लक।